हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, 12th क्लास चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। एक क्लास हमने देख ली है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भैया कंसंट्रेशन टर्म्स की। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। किस तरीके से हम एक सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं, है ना। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, और उनमें मोलरिटी की बात हमने पिछली क्लास तक कर ली थी। और आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलरिटी के बारे में बताया था। मोलरिटी में भी मैंने आपको केस ऑफ डाइल्यूशन के बारे में बताया था। केस ऑफ डाइल्यूशन के बाद में केस ऑफ मिक्सचर की बात हमने करी थी, ठीक है। तो उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। कि क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये है कि व्हेन ए सॉल्यूशन या when 0.2 molar 100 ml Na2CO3, 0.1 molar 200 ml NaCl and 0.2 molar 100 ml MgCl2 solutions are mixed. Calculate the molarity of Na plus CO3 minus 2 Mg plus 2 and Cl minus ions in the final solution। ठीक है भैया, ये एक क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर जो है वो लिखना है। एक काम करो, अगर आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ ज़रा कि क्या होगा। आपको ये बोल रहा है कि भाई इतने सारे सॉल्यूशंस को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उसमें Na प्लस कार्बोनेट या फिर जो वो Mg प्लस 2 और Cl माइनस, इन सब की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनकी मोलरिटी कितनी होगी। ऐसा सवाल नीट में भी पूछा गया है, ऐसा सवाल जेईई मेंस में भी पूछा गया है, जनरली ऐसा सवाल बोर्ड्स में भी आता है। तो आप देखो जरा कि करना क्या है। बहुत ही सिंपल सा काम है ना। पहले तो Na2CO3, आप सोचो Na2CO3 है, ये कैसे टूटेगा। ये ऐसे टूटेगा, 2 Na प्लस और CO3 माइनस 2। मैं एक चीज बता देता हूं भैया, याद रखना, मोलरिटी निकालने का एक ही तरीका है अपने पास, टोटल मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। या तो आप जो है वो क्या करोगे, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम में लीटर करोगे, या फिर दूसरा आप एक काम करना, ऊपर मिलीमोल और नीचे जो है वॉल्यूम किसमें, एमएल में, आप ये भी काम कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ऐसी है, मैं एक काम करता हूँ, इसके मिलीमोल निकालता हूँ। और मिलीमोल निकालने का तरीका पिछली क्लास में हमने देखा था कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो एमएल में। तो इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.2 है, वॉल्यूम कितना है 100, तो इसकी मिलीमोल कितने हैं 20, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके 1 से इसका कितना बनता है 2, तो इसके 20 से इसका कितना बनेगा 40 बनेगा। इसके 1 से इसका कितना बनेगा 1 बनेगा, तो इसके 20 से इसका कितना बनेगा 20 बनेगा। क्लियर है बात, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक आयन के लिए उसके मिलीमोल निकाल लेंगे कि सॉल्यूशन में उसके मिलीमोल कितने होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है भैया, NaCl। आप सोचो NaCl कैसे आयनाइज होगा, Na प्लस और Cl माइनस में ऐसे टूटेगा। तो यहां पर इसके मिलीमोल में निकाल लेता हूं मिलीमोल। तो इसके मिलीमोल कितने आएंगे भैया, 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, तो इसके मिलीमोल भी कितने हैं 20। इसके 20 है तो इसके भी कितने आएंगे 20, और इसके भी कितने आएंगे 20। ये लो जिसके मिलीमोल आ गए। फिर हमारे पास तीसरी चीज है मेरे भाई MgCl2। तो तीसरी चीज MgCl2 के लिए मैं यही कैलकुलेशन करता हूँ। MgCl2 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा भैया जी Mg प्लस 2 और साथ में 2Cl माइनस। आप देखो मिलीमोल में निकालता हूं तो यहाँ पर मिलीमोल, इसके मिलीमोल कितने आएंगे, इसके मिलीमोल मेरे पास आएंगे भैया 0.2 इंटू 200, 0.2 इंटू 100, ये सॉरी इसका वॉल्यूम 100, तो इसके कितने आए 20। इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसके कितने बनेंगे 20 बनेंगे। इसके 1 से इसका 2 बनता है तो 20 से इसके कितने बनेंगे 40।
कहने का मतलब ये है कि आपने सबके मिलीमोल निकाल लिए। इन सारे सॉल्यूशंस को अगर आप मिक्स करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास जो आयंस है ना, उनकी कंसंट्रेशन या जो आयंस है उनकी जो एक तरीके से मिलीमोल है वो इतने इतने आ गए। क्लियर है बात? अब भैया मुझे क्या करना है, मुझे तो जो है वो कंसंट्रेशन का मतलब है आपको मोलैरिटी बतानी है, जैसे Na+ की। अब ये सारे के सारे एक ही सॉल्यूशन में, आप सोचो जरा, है ना, सारे के सारे एक ही सॉल्यूशन में है, एक ही कंटेनर में है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप सबको ऐड करो कि जैसे सोडियम के लिए मुझे मोलैरिटी निकाल लिया, तो एक काम करो, पूरे कंटेनर में सोडियम के मिलीमोल जितने हैं वो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, तो अपने पास सोडियम की मोलैरिटी आ जाएगी। तो सोडियम के मिलीमोल पूरे कंटेनर में देखो 40 यहाँ से आए, 20 यहाँ से आए, टोटल कितने आए 60, और टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा 100 प्लस 200 300, 300 और 100 कितना 400, ये हमारा आंसर है। तो ये आ जाएगा भैया 3 बाई कितना 20, बोले तो 0.15। खत्म बात, ये तो करना है ना। तो ये एक हो गया भैया हमारे पास Na+। ठीक ऐसे ही मैं अगर कार्बोनेट के लिए निकालूंगा CO3-2, तो इस पूरे सॉल्यूशन में कार्बोनेट की मोलरिटी कितनी है, तो भैया इसके लिए कार्बोनेट के मिलीमोल कितने 20, और कहीं से कार्बोनेट आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो ये तो आया 20, ये आ जाएगा कितना 400, तो ये मेरे पास आ जाएगा भैया 0.05। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है अपने पास ऐसे ही Cl- के लिए मोलरिटी निकाल लेता हूँ। Cl- के टोटल मिलीमोल 20 यहाँ से और 40 यहाँ से मिले, टोटल कितने 60, और टोटल वॉल्यूम कितना है 400, तो वही आएगा 3/20, बोले तो 0.15। और लास्ट में Mg+2 के लिए मैं अगर मोलरिटी निकालूंगा तो वही देखो Mg+2 के टोटल मिलीमोल कितने हैं पूरे सॉल्यूशन में, Mg+2 के टोटल मिलीमोल है कितने 20, तो 20 है तो 20 बाई कितना 400, ये हमारे पास आ जाएगा, तो वही 0.05। क्लियर है बात? तो ये आपको करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। भैया इस तरीके का सवाल जनरली पूछा जाता है। और एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर तो मैंने मोलरिटी दी है, वो आपको मास को मिक्स करके भी दे देगा। जैसे बोल दिया आपको Na2CO3 का जो है 1.06 ग्राम ले लिया, NaCl का 5.85 ग्राम ले लिया, इस तरीके से कोई भी फिगर दे दिया, MgCl2 का कुछ मास दे दिया, और इनको मिक्स करके बाद में पूछ लिया फाइनल रिजल्टेड सॉल्यूशन में Na+CO3- Cl- Mg+2 इनकी मोलरिटी कितनी होगी। सेम टू सेम काम आपको ये करना है। याद एक ही बात रखनी है कि जब भी मोलरिटी मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो आपको मोल निकालने हैं, टोटल वॉल्यूम रखना, बस दो चीज़ें, मोल और वॉल्यूम अगर मेरे पास है तो मैं बहुत सारी चीज़ें मोलरिटी के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास मोलरिटी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगला हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें ये है भैया नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से नॉर्मलिटी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब भैया जो नॉर्मलिटी है इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कहाँ डिफरेंस है, तो जैसे मोलरिटी में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल डिजॉल्व होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो नॉर्मलिटी में हम क्या बोलते हैं भैया, मोल की जगह हम एक वर्ड काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो यहां पर हम बोलते हैं जी नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल की जगह दूसरी चीज काम में लेंगे, वो है अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter solution, ठीक है, is called नॉर्मलिटी। अब यार यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट एक वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है ये तो हम समझेंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा था मोलरिटी में कि 1 मोल में अगर 2 मोल डिजोल्व है तो मोलरिटी 2, 1 में 4 मोल डिजोल्व है तो मोलरिटी 4, 1 लीटर में जितने मोल डिजोल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक ऐसे ही भैया 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी बोलेंगे। 1 लीटर में अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है तो नॉर्मलिटी 2 हो जाएगी, 1 लीटर में अगर 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है तो नॉर्मलिटी 4, 1 में 5 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व, जितने 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व होंगे ना उसी को हम क्या बोल देंगे, नॉर्मलिटी बोल देंगे। क्लियर है बात? अब देखिएगा कि मैं ये कहता हूं कि मान लो इफ V लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स Y ग्राम इक्विवेलेंट्स
ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, कि भाई कोई V लीटर सॉल्यूशन है और V लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, Y ग्राम इक्विवेलेंट है। तो मुझे बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे। तो इस केस में 1 लीटर सॉल्यूशन में हो जाएंगे कितने, Y/V। और आपने अभी क्या कहा कि 1 लीटर में जितने होंगे उसी को नॉर्मलिटी बोलते हैं, कि 1 लीटर में अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 2, 1 में 4 है तो नॉर्मलिटी 4। तो 1 लीटर में जितने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो ये 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट है, यही क्या है, नॉर्मलिटी है। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्मलिटी निकालने का मेरे पास तरीका आ गया कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, देखो जी ऊपर तो क्या है, वाई का मतलब क्या है, वाई इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा भैया अपने पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन लीटर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात। तो ये एक तरीके से नॉर्मलिटी निकालने का। अब यार ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल का मतलब मैंने क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका देखो क्या होता है। एक जनरल मेथड है, वैसे तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो कॉमन है वो ये है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है भैया, ऊपर तो आता है गिवन मास, जो भी मास गिवन है आपको, मान लो x ग्राम गिवन है, जैसे मोल निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है, गिवन मास और नीचे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और ये इसको हम किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब वापस से कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो भैया इसको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत पड़े, वैसे नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर जुगाड़ से जो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो रेडॉक्स वाला जो चैप्टर है वो मैंने बता रखा है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जाके देख ले यूट्यूब से, है ना। रेडॉक्स में इक्विवेलेंट कंसेप्ट से पूरा जो हो मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो भैया इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है, ऊपर तो आता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे हमारे पास आता है भैया एन फैक्टर, एन फैक्टर। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है कि मॉलिक्यूलर वेट को अगर एन फैक्टर से आप डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहोगे सर वापस से एक नई चीज लेके आ गए आप तो, एन फैक्टर। तो भाई ये एन फैक्टर क्या होता है इसको हमें समझना है। भैया देखो जरा कि जो एन फैक्टर है ना, ये कंडीशन ये है कि भाई हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कहने का मतलब ये क्या, किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर, इसको वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं, तो किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर या आयन फैक्टर क्या होगा, अलग होगा। किसी बेस का अलग होगा, कोई हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसका वैलेंस फैक्टर हम अलग तरीके से निकालते हैं, किसी आयन का वैलेंस फैक्टर हम अलग तरीके से निकालते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन में हम वैलेंस फैक्टर अलग तरीके। कहने का मतलब यह है कि सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है ना। अब हमें यही निकालना सीखना है, और हमारे जितना काम का है, जितना काम में यहां पर आएगा हम उतनी ही बात करेंगे। जैसे रेडॉक्स वाला जो है वो अभी काम में नहीं आएगा, हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं ये इलेक्ट्रो में काम में आता है, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप देखो जरा कि मैंने क्या कहा कि जो वैलेंस फैक्टर है वो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, या एन फैक्टर हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले एन फैक्टर, ठीक है, तो एन फैक्टर सबसे पहले 4 एसिड्स, या किसी भी एसिड के लिए जो एन फैक्टर है वो क्या होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। देखो जरा कि एसिड में जनरली हम ये बोलते हैं कि भाई एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन देना, तो नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज वैलेंस फैक्टर, है ना, कि भाई एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन जो है वो रिलीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से वैलेंस फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे नंबर ऑफ H+ ions released by per molecule of acid, ठीक है, is n फैक्टर, ठीक है, कि एसिड के पर मॉलिक्यूल, एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयन रिलीज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं जी, एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, एन फैक्टर जो होता है ना वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कहने का मतलब चेंज हो सकता है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा,
कि हो सकता है किसी रिएक्शन में एक एसिड है उसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो, दूसरी रिएक्शन में 2 हो। तो क्योंकि एन फैक्टर एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है, तो इसलिए जो इक्विवेलेंट वेट है ना, ये भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास है भैया एसिड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका एन फैक्टर, और ये जो एन फैक्टर है ये मैक्सिमम एन फैक्टर है भैया, कि मैक्सिमम कितना एन फैक्टर होगा। जैसे भैया HCl है, बेचारे के पास एक ही H प्लस है, बैलेंस फैक्टर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक ही हो सकता है। H2SO4 कितने हैं भैया, 2 है तो 2 हो सकता है। H3PO4 भैया जी इसके पास 3 है तो 3 हो सकता है। H3PO3, अब इसका ध्यान में रखना कि H3PO3 जो होता है ना फॉस्फोरस एसिड है ना, तो फॉस्फोरस एसिड का वैलेंस फैक्टर 2 होता है, और इसके अलावा जो है वो H3PO2 इसका वैलेंस फैक्टर 1 ही होता है ना। अब भाई बाकी किसी में ऐसी कंडीशन नहीं है। आप देखो कि फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं ना, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है भैया, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है, ये तीनों के तीनों फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है। और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितने H+ आपको नजर आ रहे हैं उतने सारे के सारे H+ रिलीज नहीं होते, जितने नजर आ रहे हैं उतने सारे रिलीज नहीं होंगे। कि भाई फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में केवल वो ही H+ या वही हाइड्रोजन रिलीज होता है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये P ब्लॉक में भी आता है आपके, है ना। तो जैसे भैया अगर मैं बात करूं ना H3PO4 की, तो H3PO4 की स्ट्रक्चर ये होती है P डबल बॉन्ड O, ये आता है भैया OH, ये आता है OH, ये आता है OH। यहाँ N की वैल्यू 3, मैक्सिमम 3 H+ ये रिलीज कर सकता है, क्योंकि वही हाइड्रोजन रिलीज होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन ये है कि भैया ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे 3 जुड़े ऑक्सीजन से, केवल ये 3 ही रिलीज होंगे। H3PO4 के बाद H3PO3, इसमें देखो जरा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है भाई, ये OH, ये OH और ये H। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, H3PO3 की। तो यहाँ पर जो वैलेंस फैक्टर कितना होगा, यहाँ पर वैलेंस फैक्टर 2 होगा। H3PO2 भैया यहाँ इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा, इसका 3, इसका 2, इसका 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। बाकी देखो, बाकी किसी में ये लफड़ा नहीं है कि जितने दिखेंगे उतने रिलीज होंगे नहीं होंगे। बाकी किसी में जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया अपने पास H2C2O4, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंस फैक्टर 2 ही होगा, ठीक है। और भी कोई है जिसमें जो जितने H दिखेंगे उतने रिलीज हो जाएंगे, जनरली ऐसा ही होता है। एक H3BO3 है, बोरिक एसिड, चलो जब बात आई है तो वो भी मैं बता देता हूँ भैया। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जो होता है ना, ये होता है H3BO3। इसका केस सबसे डिफरेंट है भैया। बोरिक एसिड ये होता है H3BO3। आप ध्यान से देखिएगा, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। और बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, भिखारी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करता है, H+ रिलीज नहीं करता है। हम बोरिक एसिड को जैसे ही पानी में मिलाते हैं ना, तो ये क्या करता है भैया, पानी से एक तरीके से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और पानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करके पानी का H ये रिलीज करवा देगा इस तरीके से, है ना। ये मिला और साथ में H+। तो इसने ओवरऑल पानी से OH लिया है। देखो हम ये बोलते हैं एसिड में या बेस में, है ना, कि एसिड बेस आयनिक का छोटा सा पॉइंट है कि H+ देने वाले एसिड है, ठीक, ऐसे ही OH- लेने वाले भी एसिड है। OH- देने वाले बेस है, ठीक ऐसे ही H+ एक्सेप्ट करने वाले जो है वो भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी कंडीशन है। तो यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर बोरिक एसिड का कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स है उनके बारे में ध्यान में रखना है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, जितने H+ आपको दिख रहे हैं, उतने सारे के सारे रिलीज नहीं होते। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान में रखना, बोरिक एसिड का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देने का काम नहीं करता है, H+ रिलीज नहीं करता, ये OH एक्सेप्ट करता है और पानी से H+ रिलीज करवा देता है। तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी, बोरिक एसिड की। बाकी कहीं पर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो ये पहला मेरे पास था किसके लिए भैया, एसिड के लिए। दूसरा जो सेकंड है ना, वो है भैया 4 बेस। 4 बेस। अब देखो जी, बेस के लिए वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालें। तो बेस का वैलेंस फैक्टर निकालने का एक ही तरीका, वही बात कि बेस का काम क्या है, OH- देना। तो हम ये बोलेंगे बेस के लिए नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, है ना। तो ये हमारे पास वैलेंस फैक्टर होगा, नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज्ड
बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। ठीक है, इस वैलेंसी फैक्टर कि भाई OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH रिलीज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर। यहां ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि भाई जितने दिखेंगे उतने रिलीज नहीं होंगे। जैसे भैया NaOH है, एक ही है, वैलेंसी फैक्टर एक। जैसे हमारे पास है MgOH2, दो है, वैलेंसी फैक्टर दो। AlOH3, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है, क्लियर है बात। तो ये बेस के लिए। तीसरा 4 आयंस, भैया किसी आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो किसी आयन का वैलेंसी फैक्टर होता है जो N फैक्टर है, ये होता है भैया चार्ज। और चार्ज का क्या लेना आपको, मैग्नीट्यूड, जितना उस पर चार्ज है वो आयन का वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए भैया Na+, N फैक्टर कितना 1, Cl-, N फैक्टर कितना 1, Al+3, N फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, Mg+2, N फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सल्फेट N फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आयन के केस में जितना इस पर चार्ज होता है वो चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। फिर अगला अपने पास है भैया इसी में अगला 4 आयनिक कंपाउंड्स। 4 आयनिक कंपाउंड्स, तो भाई किसी भी आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर जो है ना, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है N फैक्टर। ये बिल्कुल अभी चार्ज हमने देखा था उसी के जैसा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, है ना। पहली बात तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड पर टोटल चार्ज तो 0 होगा, है ना। टोटल चार्ज का मतलब कैटायन और एनायन दोनों का मिला के कितना, 0। आपको क्या करना है, या तो कैटायन का टोटल चार्ज चेक कर लो या एनायन का टोटल चार्ज चेक कर लो। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितना टोटल चार्ज कैटायन पर होगा उतना ही टोटल चार्ज किस पर होगा, एनायन पर होगा। बस इतना ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, मान लो NaCl है, तो आप समझो जरा कि ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा भैया Na+ और Cl- में। N फैक्टर कितना आ जाएगा, N फैक्टर भैया 1 आ जाएगा। अब चाहे कैटायन से चेक कर लो चाहे एनायन से चेक कर लो। जैसे मैं कहूँ भैया मेरे पास है MgSO4, आप सोचो कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा Mg+2 और SO4-2, ये ऐसे आयनाइज होगा, ऐसे ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पर चार्ज चेक करना है, तो भाई आप देखो कैटायन का टोटल चार्ज +2, एनायन का -2 है, तो यहाँ पर N फैक्टर जो होगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा N फैक्टर। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है ना। जैसे भैया हमारे पास है कोई AlCl3 है, कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा Al+3 और 3 Cl-, ये ऐसे टूटेगा। N फैक्टर ये टोटल कितना 3, है ना। चाहे आप यहाँ पर टोटल चार्ज चेक कर लो +3, इस पर टोटल कितना है -3, एक पर -1, तो 3 पर कितना हो जाएगा -3। ये हमारे पास इसका N फैक्टर है ना। इसके अलावा भी है भैया, जैसे कोई एसिडिक सॉल्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं जब इतना हम कर ही रहे हैं। 4 एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब यार ये एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो भैया ध्यान रखो कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक हो, है ना। और एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे होगी, तो आप ये मानो कि ऐसा सॉल्ट जो H+ आयन रिलीज कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्ट विच कैन रिलीज H+ आयन, है ना, H+ आयन, जो H+ आयन रिलीज कर सके विथ बेस। तो भाई एक ऐसा सॉल्ट जो बेस के साथ H+ आयन रिलीज कर सके, और इसका N फैक्टर क्या होगा, है ना। तो N फैक्टर होगा, तो ये होगा जी नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, है ना। तो भाई नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, एक मॉलिक्यूल बेस का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन रिलीज करेगा, या फिर यूँ कहो कि पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना हम तो यहाँ पर। तो सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन रिलीज करेगा, वही हमारे पास क्या होगा जी, N फैक्टर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है भाई NaHCO3, ठीक है।
इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये एक ही H+ रिलीज करेगा। जैसे मेरे पास जो वो एग्जांपल है NaH2PO4, आप देखो H3PO4 से बना है, तो ये कितने 2 रिलीज करेगा, 2 वैलेंसी फैक्टर हो गया। जैसे मेरे पास है NaHC2O4, तो इसके पास एक H+ है, 1 रिलीज करेगा। एसिडिक सॉल्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम में नहीं आएगी, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। और फिर ऐसा ही एक और है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, 4 बेसिक सॉल्ट। 4 बेसिक सॉल्ट। भैया जी किसी बेसिक सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, जो और ज़्यादा बेस, जिसकी नेचर बेसिक हो। जैसा एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसकी नेचर एसिडिक हो। तो बेसिक सॉल्ट का मतलब जिसकी नेचर कैसी हो, बेसिक हो, कि जो और ज़्यादा OH- आयन रिलीज कर सकता है, या एसिड के साथ जो OH- आयन रिलीज कर सकता है, उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। तो यहां पर मैं बोल दूंगा सॉल्ट विच कैन रिलीज OH- आयंस विथ एसिड, ठीक है, विथ एसिड। ये पहले जो है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एन फैक्टर नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। हाँ ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट विथ बेस, है ना, कि एसिडिक सॉल्ट है तो बेस के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, एक तरीके से H+ आयन रिलीज करेगा। यह है सॉल्ट विच कैन रिलीज OH- आयंस विथ एसिड, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एन फैक्टर बिल्कुल उसी की तरह जैसा अभी हमने लिखा था। एन फैक्टर का तरीका क्या होगा, एन फैक्टर होगा जी नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज्ड by per molecule of salt with acid, ठीक है। ये हमारे पास इसका वैलेंसी फैक्टर कि एसिड के साथ कितने इसने H+ रिलीज किए हैं, कितने OH- रिलीज किए हैं। जैसे हमारे पास है भैया MgOHCl, ये है, तो एक ही OH है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई जितने OH है उतने रिलीज नहीं हो गया ना, जितने दिख रहे हैं उतने रिलीज हो सकते हैं। AlOH2Cl, इसका वैलेंस फैक्टर कितना, 2 हो गया। जैसे हो गया भैया BaOHBr, इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास सिंपल सा काम है किसका, वैलेंसी फैक्टर का, ठीक है। हाँ, तो वैलेंसी फैक्टर के बाद में अब हमारे पास हमें केवल नॉर्मलिटी पर क्वेश्चन करना है। देखो जरा कि क्वेश्चन कैसे आता है। हमने नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला लिखा वो मैं एक बार वापस से लिख देता हूं। तो आपने क्या कहा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो ऊपर क्या लगा दो, 1000 लगा दो, है ना, और इनटू क्या कर दो, n फैक्टर कर दो। ये हमारे पास नॉर्मलिटी निकालने का तरीका है। और फिर जो मैंने अभी आपको ये भी बताया कि भाई दोनों में हमारे पास रिलेशन भी आता है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में। ये देखो जरा कि हम वापस से वहां पर चलते हैं उस पॉइंट पर। ये हमारे पास क्या था भैया, मैंने कहा था नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो यहां पर जो है वो नॉर्मलिटी आपने कैसे लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा जो है वो अपने ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर हर एक के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अब यहां पर आप देखो जरा कि इसी फॉर्मूले को अगर मैं क्या कर दूं भैया, सबको एक जगह कर दूं। सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास मान लो x ग्राम है ना, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना, E, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं लिख सकता हूं भैया मोलरिटी, और एन फैक्टर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये लो, सबको मिलाने पर ये मेरे पास एक नॉर्मलिटी का क्या आता है भैया, सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है बात। फिर देखना जरा एक चीज और भैया, इसमें इस फॉर्मूले में ये जो इतनी चीज है, ये वाली चीज ध्यान से देखिएगा, इसको आपने कहीं देखा है क्या, देखो ध्यान से, क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो है ना कि भाई गिवन मास, मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, ध्यान से देखना, ये है भैया अपने पास मोलरिटी। ये मोलरिटी तो है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या आ गया, एन
फैक्टर। कहने का मतलब ये मेरे पास नॉर्मलिटी और मोलरिटी का एक रिलेशन आता है, दोनों के बीच का रिश्ता आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है ये, ठीक है ना। कहने का मतलब ये मेरे पास अगर मोलरिटी है सॉल्यूशन की तो हम नॉर्मलिटी बहुत आसानी से बता पाएंगे। और यूनिट की बात अगर मैं करूं तो यूनिट देखो जरा, ऊपर तो क्या है भैया, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, नीचे क्या है, लीटर है, तो इसकी यूनिट होती है भैया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम कैपिटल एन या फिर नॉर्मल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको कैपिटल एन बोल दो या फिर क्या बोल दो, नॉर्मल बोल दो, एक ही बात होगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ये एक कंडीशन है, ठीक है जी। फिर आप देखो जरा कि इसी से कहने का मतलब मेरे पास अगर मोलरिटी है ना तो हम नॉर्मलिटी आसानी से बता पाते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मलिटी निकालने का एक फॉर्मूला आता है। एक क्वेश्चन में इस पर करता हूं, देखिएगा जरा। आपको ये बोला है कि कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन in which 4.9 gram H3PO4 is dissolved in ये आपको दे दिया भैया 400 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है कि आपको क्या करना है भैया, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी बतानी है और नॉर्मलिटी भी बतानी है। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और दूसरा वाला जो है वो हम रिलेशन से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आप यहां पर देखना जरा कि जैसे मोलरिटी, मैंने क्या कहा कि किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो जो चीज पूछी है भैया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम अगर ml में हो तो ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, 1000 लगाऊंगा। जो चीजें है आपके पास वो रख दो, 4.9, ठीक है। गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास होता है 98, वॉल्यूम इज 400, ऊपर क्या लगा दूंगा भैया, 1000 लगा दूंगा। जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ, ये सारा जो है सब कुछ 2 बार कैंसिल हुआ। मोलरिटी आई 1/8, मोलरिटी 1/8 है। तो नॉर्मलिटी कितनी आएगी, तो भैया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, अभी हमने देखा मोलरिटी इंटू क्या, एन फैक्टर, ठीक। तो मोलरिटी तो हमारे पास कितनी है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर है। मोलरिटी कितनी है 1/8, और एन फैक्टर इसका कितना है 3, तो आंसर इज 3/8 नॉर्मल। नॉर्मलिटी आएगी कितनी, 3/8। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है, ये काम आपको करता है, ठीक है ना। तो भैया ये एक कंडीशन है अपने पास, आपको नॉर्मलिटी के बारे में ध्यान में रखना है। मैं एक सवाल यहाँ पर और लिखता हूँ, देखो इसी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H+ आयंस इन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, है ना, H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ H+ आयन बताने, किसमें 10 ml 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में H+ आयन कितने होंगे हमें ये बताना है। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा सीधा सा काम है कि आप ये समझना, सबसे पहले H2SO4, है ना। या तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि ज़्यादा डिटेल में आपके आयनिक वाले चैप्टर में ये चीज़ आती है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में जो H+ आयन की एक तरीके से नॉर्मलिटी होती है, या जो एसिड या बेस की नॉर्मलिटी होती है, वही H+ या OH- की कंसंट्रेशन के बराबर है। कि भाई जैसे यहां पर जो है वो हमारे पास मोलरिटी है 0.1 मोलर H2SO4, तो यहां पर मैं आपको कहूं कि द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो भैया 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, 0.2। कहने का मतलब H2SO4 की नॉर्मलिटी H+ की मोलरिटी के बराबर होगी, है ना। कि भाई नॉर्मलिटी आपको निकालनी है तो H+ की मोलरिटी के बराबर होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप यूँ समझना, H2SO4 है ना, ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, 2H+ और साथ में कैसे टूटेगा, SO4-2, ये इस तरीके से टूटेगा। अगर इसकी नॉर्मलिटी 0.1 है, ठीक है, तो इसकी नॉर्म, इसके एक से इसका कितना बनता है, 2 बनता है ना, तो इसकी मोलरिटी 0.1 है, तो इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, 0.2,
0.2 मोलरिटी इसकी निकल के आएगी, है ना। कि ये 1 है, 1 से 2 बनता है तो 0.1 है, तो इसका कितना आएगा, 0.2 आएगा, है ना। तो बस ये ध्यान में रखना कि इसकी जो मोलरिटी है या इसकी जो नॉर्मलिटी है वो इसकी मोलरिटी के बराबर होती है। अब देखो जी, मुझे तो H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आई निकालने, मैं काम करता हूँ मिलीमोल निकाल लेता हूँ, मिलीमोल्स। तो भैया इसके मिलीमोल कितने आएंगे, मिलीमोल निकालने का तरीका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, कितने आएंगे, ये आ गए 1। तो इसके मिलीमोल कितने आएंगे, इसके मिलीमोल आ गए मेरे पास कितने, 2। कि इसके 1 से इसका 2 बनता है तो 1 से 2 बना दिया। आपको तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस पूछे हैं, तो भैया मैं बोलूँगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो भैया हमें पता है कि भाई मिली मोल का मतलब हो गया इतने मोल, है ना। और 1 मोल में कितनी चीज़ें होती है, Na के इक्वल होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, Na से, ये लीजिए, है ना। तो आप इसको 2 इंटू 10⁻³ है मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 10⁻23, है ना। ये कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 इंटू 10⁻20। ये ही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत सिंपल सा आसान सा काम है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये है भैया हमारे पास क्या, नॉर्मलिटी। क्लियर है बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो पॉइंट है ना, वो है भैया नॉर्मलिटी के बाद में हमारे पास तीसरा है मोलैलिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलैलिटी जो है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखना इस चैप्टर में बहुत काम में आएगी। इस चैप्टर में मोलैलिटी जो है ना बहुत काम में आएगी। 2 चीज़ें, एक तो मोलैलिटी, एक मोल फ्रैक्शन, ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म बहुत काम में आती है। फिर देखो मोलैलिटी होती क्या है। जैसे मोलैलिटी को हमने कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं क्या, स्मॉल m, है ना। सॉरी, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसको हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। अब भैया हमारे पास जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, उन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम क्या करते हैं भैया, हमेशा अमाउंट, सॉल्यूट का जो अमाउंट है ना, सॉल्यूट का अमाउंट, वो हम हमेशा एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं भैया पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूट का अमाउंट किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन भैया केवल और केवल हमारे पास मोलैलिटी ही एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात। तो यहां पर हम ये लिखते हैं, देखो जरा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है जी, कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है ना। इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये हमारे पास मोलैलिटी की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि 1 kg सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट के 5 मोल है तो मोलैलिटी हो जाएगी 5। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अगर 2 मोल है तो मोलैलिटी हो जाएगी 2। 1 kg में जितने मोल होंगे ना वो ही क्या होगी, हमारे पास मोलैलिटी होगी। ठीक है। अब देखना कि मैं ये कहता हूं कि मान लो इफ W kg सॉल्वेंट है मेरे पास, कोई कितना W kg सॉल्वेंट कंटेन्स n मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, कि भाई W kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल है, n मोल है। W kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के n मोल है। तो मैं क्या कहूंगा, 1 kg सॉल्वेंट में कितने होंगे, 1 kg सॉल्वेंट में होंगे n/W kg। ठीक है, कि 1 kg में इतने हो जाएंगे और 1 kg में जितने होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल m बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। कहने का मतलब स्मॉल m निकालने का तरीका मेरे पास ये है भैया। ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारे पास जो है मोलैलिटी निकालने का एक तरीका है। क्लियर है बात। आप देखो इससे पहले जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी ना
उन सारी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर जो चीज थी वो तो सॉल्यूट की थी, लेकिन नीचे वाली चीज किसकी थी, वो सॉल्यूशन की थी। नीचे वाली चीज किसकी थी, सॉल्यूशन की थी। यहाँ नीचे वाली चीज किसकी है, सॉल्वेंट की है। तो खाली और केवल मोलरिटी ही एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे क्या काम में आता है, सॉल्वेंट काम में आता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो भैया आप देखो जरा कि यार मोल निकालने का तरीका वही घिसा पिटा सा तरीका है मोल निकालने का। गिवन मास मान लो x ग्राम गिवन है अपॉन मोलर मास, और W अगर केजी में नहीं है, मान लो ग्राम में है, तो ऊपर क्या लगा देना, 1000 लगा देना। ये हमारे पास स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला है ना। यूनिट इसकी क्या रहेगी, तो यूनिट इसकी रहेगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है केजी, तो मोल पर केजी है, और इसी मोल पर केजी को हम क्या बोलते हैं भैया, मोलल बोलते हैं, मोलल। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक था मोलर आता है मोलरिटी के लिए, मोलरिटी है ना, कैपिटल M के लिए, और ये है मोलल, स्मॉल m के लिए आता है। और याद रखना जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है इन सब की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें एक कंसंट्रेशन टर्म को हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम ये काम करेंगे ना, एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर ये चीज काम में आएगी, है ना, डेफिनेशन बहुत काम में आएगी। तो ये हो गई भैया एक बात। अब देखिएगा कि यार यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ना, कि व्हेन, या आपको बोल दिया कि कैलकुलेट the molarity and molality। ठीक है, आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन, है ना, ये आपको दे दिया 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है 0.8 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, गिवन है। ये हो गई एक बात, ठीक है। कैलकुलेट द मोलरिटी और मोललिटी, आपको दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि अभी जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें भी यही कंसेप्ट काम में आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो कंसंट्रेशन टर्म पूछ रखी है ना, आप उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे मुझे कैपिटल M पूछ रखा है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल M का फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिएगा कैपिटल M कैसे निकालते हैं, गिवन मास मान लो x ग्राम गिवन है, मोलर मास नीचे क्या आएगा, W ग्राम में, या फिर वॉल्यूम आएगा नीचे, तो वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर क्या लगाऊंगा, 1000 लगाऊंगा। ये हमारे पास कैपिटल M का फॉर्मूला, ठीक है। कितना ग्राम गिवन है भैया, कितना ग्राम गिवन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एंड मोललिटी, 20 ग्राम, 20 ग्राम गिवन है, ऊपर क्या आएगा 1000। मॉलिकुलर वेट कितना है भैया, यूरिया का कितना होता है 60, और देखो क्या दे रखा है 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नॉन है। तो ये हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया 5/3, ठीक है। 5/3 बोले तो 1.66 मोलर, ये वैल्यू आई। क्लियर है बात, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू स्मॉल m, भैया स्मॉल m मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, W ग्राम में हो तो ऊपर क्या लगाऊंगा 1000, और W क्या है, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो सॉल्वेंट का मास है। अब देखो कि आपके पास जो चीज है वो तो हम रख देंगे, लेकिन जो चीज नहीं है उसका आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ करने के लिए जो सामान है ना वो भी आपको कहां मिलेगा, वो क्वेश्चन में ही मिलेगा। जुगाड़ करने का सामान कहां मिलेगा, क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो आप देखो जरा कि क्या क्या गिवन है। x क्या है, x है भैया मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है 20, 1000 तो 1000 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, W। अब यार देखो सॉल्वेंट का मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो सॉल्वेंट का मास मैं कैसे निकालूं भैया जी, देखो जरा कि अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से, कि हमें पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो अगर मैं क्या करूंगा पूरे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास या सॉल्यूट का मास क्या कर दूं, माइनस कर दूंगा, तो पीछे क्या बचेगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट बचेगा। क्या करना है, पूरे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट माइनस करना है। तो भैया मैं बोलूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें ये पता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है तो भैया मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से मुझे मास ऑफ सॉल्यूट
घटाना पड़ेगा। तो पहले तो सॉल्यूशन का मास निकालो, जुगाड़ करो सॉल्यूशन के मास का। आप देखो मेरे को सॉल्यूशन का मास कहीं नहीं गिवन है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले तो जो है वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लेता हूं। तो डेंसिटी है 0.8, वॉल्यूम कितना है भैया जी 200, तो ये आया 160 ग्राम, 160 ग्राम आ गया मेरे पास। पूरे सॉल्यूशन का मास आया है, मुझे तो केवल सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालूंगा कि पूरे मास में से 160 में से आप माइनस कर दो। किसको माइनस करोगे? सोल्यूट को माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? 20 ग्राम माइनस करोगे, 140 ग्राम आप इसको क्या करोगे? माइनस करोगे, तो नीचे कितना आएगा? 140 आएगा। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म बात। ये गया 3, इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास आया 100, ये आ गया 42। ठीक है, एक काम करते, देखो यहां पर ये कितना आया 1.66। एक छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जैक्टली मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिएगा कि भाई एग्जैक्टली इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना है मेरे पास? 100 डिवाइड बाय 42। तो ये ओके, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक बार इस सवाल में हम बात नहीं करेंगे, बाद में सवाल, अगले किसी सवाल में देखेंगे कि ये जो है वैल्यू हमारे पास कितनी आई, स्मॉल m, इतनी वैल्यू आई है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.8 ग्राम पर ml। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ज़रा, कंसेप्ट ये था कि जो हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है ना, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और जिसकी डेंसिटी 1 के आसपास होती है, ये डेंसिटी थोड़ी सी जो है इसमें मैंने कम लिख दी, 0.8 ग्राम पर ml लिख दी। मान लो मैंने डेंसिटी दी होती है आपको 0.9 या 1.1 इस तरीके से, या 1.12 इस तरीके से डेंसिटी दी होती ना, तो होता यह है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी ना? पक्का? इसको सॉल्व करते हैं एक बार वापस से। ये 3, ये गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें होता यह है कि वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी और मोललिटी है ना, वो दोनों चीज़ें क्या होती है? इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल सी की होती है। ठीक है ना? तो भैया ये तो हुई एक बात, बहुत ही सिंपल सा काम है कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको सॉल्यूट का मास गिवन है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा और डेंसिटी गिवन होगी, आपको स्मॉल m पूछ लेगा। फिर भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर पूछा जाता है वो है, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल M को स्मॉल m में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर स्मॉल m को कैपिटल M में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? जैसे एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मोलरिटी, ठीक है, या द मोललिटी ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी जैसे दे दी 1.1 ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी की वैल्यू दे दी, सॉल्यूशन की डेंसिटी। आपको कैपिटल M दे रखा है, स्मॉल m पूछ रखा है। अब देखना जरा क्या करेंगे। याद रखना कि भाई जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछे, है ना, कि एक वैल्यू दे दी आपको, एक कंसंट्रेशन टर्म जो है वो आपको दे रखी है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो आपको पूछ रखी है, तो आपको करना क्या है? एक सिंपल सा काम है, मैं यहां लिख देता हूं कि जब भी आपको ये करना है, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आपको पूछ रखी है, ठीक है, तो आप भैया क्या करोगे इस केस में? आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू दे रखी है आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसका मतलब लिखोगे, जो दे रखा उसका मतलब लिखो, जो पूछ रखा उसका फॉर्मूला लिखो। ये काम आपको करना है ना, कि जब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछे, ठीक है, तो जो दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है उसका मतलब लिखोगे, उसका मतलब लिखना है, ठीक है, और जो पूछ रखा है, और
जो पूछा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है भैया। अगर आपने इतना काम कर दिया ना तो आप ये समझ लो कि आपका आधा 50% काम हो जाएगा। जो दे रखा उसका मतलब लिख दो और जो पूछ रखा उसका फॉर्मूला, आपका आधा काम हो जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में देखो जरा कि सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन है भैया अपने पास 0.2 मोलल एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, यह आपको गिवन है। आपको मोलैलिटी गिवन, आपको मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल एम आपको गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल एम का मतलब, अब मतलब कहां से लिखे, मतलब लिखोगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन कैपिटल एम की क्या बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व होते हैं ना सॉल्यूट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 मोल डिसॉल्व है, मोलैरिटी 2। एक में 4 मोल डिसॉल्व है, मोलैरिटी 4। एक में 7 मोल डिसॉल्व है, मोलैरिटी 7। 1 लीटर में जितने मोल होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। अब आप देखो जरा कि यार यहां पर 0.2 दे रखी है मोलैरिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। ये इसका मतलब हो गया ना, हो गया काम। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो दे रखा उसका मतलब, तो दे रखा उसका मतलब लिख दिया। अब जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखो। कैपिटल एम पूछ रखा है ना, इसका फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर एमएल में हो तो ऊपर क्या लगाओगे, 1000। मतलब ये है कि स्मॉल एम, सॉरी आपको स्मॉल एम निकालना था, पूछ क्या रखा है स्मॉल एम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लगाओगे, 1000 लगाओगे। ये स्मॉल एम निकालने का तरीका। अब भैया स्मॉल एम निकालने के लिए चीजें चाहिए मेरे को कितनी, दो चीज चाहिए। इन दोनों में से ध्यान से देखना, एक चीज मेरे पास आ चुकी है, कितने मोल आ चुके हैं, 0.2। ये एक चीज तो आ गई। तो स्मॉल एम इक्वल टू, यहां पर मैं रखूंगा 0.2 इंटू कितना, 1000। अब मुझे केवल किसका जुगाड़ करना है, डब्ल्यू ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट का जुगाड़ करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैं कैसे निकालूं, वही बात वापस से अभी जो पिछला सवाल किया था वैसा ही कंसेप्ट। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मुझे पूरे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा लेकिन पहले मुझे सॉल्यूशन का मास तो चाहिए ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी दे रखी है भैया 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है भैया मेरे पास कितना, 1000। कहाँ गया, ये रहा, देखो जरा 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मेरे पास पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया कितना, 1100 ग्राम। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है तो 1100 ग्राम आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है पहले। मास ऑफ सॉल्यूट भैया जी, सॉल्यूट का मोल कितना है, 0.2। देखो जरा सॉल्यूट का मोल कितना, 0.2। और 1 मोल सॉल्यूट का मास होता है मोलर मास के इक्वल, और इसका मोलर मास कितना आएगा, तो भैया इसका मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180, बोले तो 36 ग्राम। ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट आया 36, मास ऑफ सॉल्यूशन आया कितना, 1100 ग्राम। तो भैया मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ जाएगा पूरे सॉल्यूशन में से, आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, 1064 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास है 1064, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ये आया 200 डिवाइड बाय 1064। एक काम करो, अब इसको देखना एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी, देखो जरा 200 डिवाइड बाय 1064, ये वैल्यू आई 0.18। आप देखो जरा कि भाई कैपिटल एम कितना था, 0.2, और ये कितना है, 0.18। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर साक है। बस ये कंसेप्ट काम में लेना, हम इस चैप्टर में इसको काम में लेंगे कि भाई जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है ना, उसके लिए कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर सी की होती है, इक्वल सी की होती है। कई बार इस वाले चैप्टर में ऐसा कंसेप्ट आएगा जहां जरूरत आपको स्मॉल एम की होगी, क्वेश्चन में गिवन कैपिटल एम होगा, या फिर जरूरत आपको कैपिटल एम की होगी, क्वेश्चन में गिवन आपको स्मॉल एम होगा। वहां पर हमें जो है वो क्या करना है भैया, दोनों को बराबर लेना। अगर डेंसिटी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल मान के बाद में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये होगा। तो आपको जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना है, हमेशा आप यही काम करोगे। जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो, जो पूछ रखा उसका फॉर्मूला लिखो। क्लियर है बात? तो भैया ये है हमारे पास कंसंट्रेशन कन्वर्जन। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो इसमें अगर हम आगे बढ़े ना, तो भैया अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल
फ्रैक्शन, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन जो है ना, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कई लोग एक्स बोलते हैं, कई काय बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें समझने से मतलब है। कुछ भी बुलाओ, एक्स बुलाओ चाहे काय बुलाओ, इसको जो इस तरीके से लिख दो चाहे आप, है ना, या आप इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है। जैसे एक चीज हमारे पास परसेंटेज, हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज 100 में से कितनी है। जैसे आपने कहा ना 20%, तो कोई चीज 100 में से कितनी है भैया, 20, है ना। जैसे 50%, तो 100 में से कितनी, 50। ठीक ऐसे ही मोल फ्रैक्शन आपको ये बताता है कि कोई चीज 1 में से कितनी है। 100 में से कितनी है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल मोल कितने हैं, 100, और टोटल 100 मोल में से कोई चीज कितनी है, तो वो तो हो गया परसेंटेज। ठीक ऐसे ही टोटल अगर हमारे पास 1 मोल है, तो कोई चीज 1 में से कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालते हैं, तो आपको केवल इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इज the ratio of its mole to total moles of solution। तो किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है ना, वो किसके बराबर होगी भैया, सॉल्यूशन में इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप कर दोगे तो आपके पास उस कंपोनेंट की क्या निकल के आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। सीधा सा सिंपल सा काम है ना। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो एक कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इस सॉल्यूशन में बहुत सारे 3-4 अलग अलग कंपोनेंट है। मान लो इस सॉल्यूशन में ए है, इस सॉल्यूशन में बी है, इस सॉल्यूशन में सी है, ठीक है। और इनके जो नंबर ऑफ मोल है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स। तो मान लो भैया ए के मोल जो है वो है Na, इसके मोल जो है वो अपने पास है Nb, और इसके मोल है अपने पास कितने, Nc। तो अगर आप टोटल मोल चेक करोगे तो टोटल मोल हमारे पास कितने आएंगे, N टोटल। तो टोटल मोल हमारे पास आ गए कितने, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो अब भैया जी आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखवाया आपको, देखो जरा कि किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है भैया, इसके मोल और डिवाइड बाय सॉल्यूशन के टोटल मोल, इन दोनों का रेशियो है। तो अगर मैं ये रेशियो निकालूं, जैसे मान लो मुझे ए की मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो एक्स ए इक्वल टू खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल एंड टोटल। ये लो जी खत्म बात, है ना। कि भाई अगर ए की मोल फ्रैक्शन चाहिए तो इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल कर दो, आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर मुझे एक्स बी चाहिए तो क्या करोगे, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल एंड टोटल। भैया अगर मुझे एक्स सी चाहिए तो खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल एंड टोटल। तो भैया जी ये हमारे पास सबकी मोल फ्रैक्शन आ गई, है ना। तो आपको जब भी मोल फ्रैक्शन की बात करनी हो, किसी भी सवाल में मोल फ्रैक्शन पूछे, तो दिमाग में सीधे क्या आना चाहिए कि भैया खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब भी आपको एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सा सिंपल सा काम ये करोगे कि भैया जो दे रखा है उसका मतलब लिखो और जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन आपको पूछे तो आप क्या करोगे, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, ये काम करोगे। भैया जी यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ भैया, सबको ऐड कर रहा हूँ, है ना, कि इसमें जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, 3 चीजें हैं ना, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी कर रहा हूं। तो आप देखो एक्स ए कैसे निकाला था हमने, खुद का डिवाइड बाय सबका। ये कैसे निकाला था, खुद का डिवाइड बाय सबका। ये कैसे निकाला था, खुद का डिवाइड बाय सबका। हमने ऐसे निकाला था। भैया जी एक काम करो, एलसीएम लो, कितना आएगा, एन टोटल, ऊपर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यही तो आया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, यही तो आया। तो आप यहां पर ध्यान से देखना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या है, ये तो एन टोटल है। तो यहां एन टोटल से एन टोटल क्या हुआ, कैंसिल। बोले तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू कितना भैया जी, 1। खत्म बात। कहने का मतलब ये कि एक सॉल्यूशन जो होता है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। भैया जितने भी 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब वही बात कि मोल फ्रैक्शन आपको किसके बारे में बताता है, मोल फ्रैक्शन आपको बताता है कि भैया टोटल अगर 1 मोल है तो किसी कंपोनेंट के, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल 1 में से कितने हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, कि भाई द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन
ठीक, विल बी ऑलवेज कितना होगा 1। ठीक है, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट आते हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है जी 1 होता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर यहां से सवाल पूछेगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम of urea, 45 ग्राम of glucose and आपको दे दिया भैया 90 ग्राम of water। ठीक, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल सा काम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको सबकी मोल फ्रैक्शन का सम बताना है। बहुत सिंपल सा सीधा सा काम। देखो जी क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा अभी आपको कि मोल फ्रैक्शन जब भी निकालनी हो तो दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, और वो क्या है, खुद का डिवाइड बाय सबका, यानी खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो भैया जी मुझे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट दिए हैं। एक तो क्या है भैया जी, इसमें 30 ग्राम तो है यूरिया, तो पहले तो मोल हमें चाहिए। तो आप देखो यूरिया मोल निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एन यूरिया कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना, इतना 1/2। भैया दूसरा जो है वो इसमें क्या है, 45 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के मोल कैसे निकालूंगा, एन ग्लूकोज। ये हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है भैया, ग्लूकोज का 180 होता है, इतना ही होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1/4। तीसरा कौन है भैया, इसमें 90 ग्राम पानी है, वाटर। तो भैया इसके मोल कैसे निकालूंगा, एन वाटर कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 180, तो सॉरी 180 नहीं 80, मोलर मास इज 80, तो इसके मोल कितना है, 5 मोल है। हो गया काम, खत्म बात। अब आपको क्या चाहिए भैया, टोटल मोल चाहिए, एन टोटल। तो एन टोटल सबको ऐड कर दो, तो ये आया भैया 1/2 प्लस 1/4 प्लस कितना 5। तो एन टोटल इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम 4, तो ये आया 2 + 1 + 20, तो यानी कि 23 डिवाइड बाय कितना 4, ये आ गया। अब आपको जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, बहुत सिंपल सा काम, मैंने कहा भैया एक ही चीज एक ही काम आपको करना है, और वो क्या है, खुद का डिवाइड बाय सबका। तो एक एक करके सबका मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यूरिया का। तो भैया जी खुद के मोल तो कितने हैं, 1/2, डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं, 23/4, तो इसकी मोल फ्रैक्शन आई 2/23। ठीक, फिर भैया मुझे निकालना है क्या, एक्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, खुद के मोल 1/4, सबके मोल 23/4, 1/23। और फिर जो है वो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी ना ठीक है, फिर हमें निकालना भी है एक्स वाटर। तो खुद के मोल, पानी के मोल कितना है 5, डिवाइड बाय सबके मोल 23 बाय कितना 4, तो ये आ गया 20/23। आप एक काम करो, तीनों को ऐड करके देखो, तीनों को ऐड करके देखूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मिस्टेक है। तो ये सीधा सा काम है, आपको क्या करना है भैया, मोल फ्रैक्शन इसी तरीके से कैलकुलेट करनी होती है। आई होप मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। फिर आप देखो जरा थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े, तो वही बात अगेन कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, कि भाई आपको मोल फ्रैक्शन से स्मॉल m पूछ ले, या आपको स्मॉल m से मोल फ्रैक्शन पूछ ले, या आपको डेंसिटी क्वेश्चन में देकर मोल फ्रैक्शन से मोललिटी पूछ ले, इस तरीके के सवाल जो पूछेगा, और ऐसे सवाल पूछेगा तो कंसेप्ट अभी बताया था एक ही, क्या कि भाई जो भी आपको करना है आप क्या करोगे, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखो, जो दे रखा उसका मतलब लिखो, इतना ही काम करना है। तो आ जाओ जरा, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भैया, ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको यूरिया है, कोई यूरिया का सॉल्यूशन है जिसकी मोललिटी आपको दे दी 0.1,
और उसका आपको एक तरीके से क्या पूछ लिया भैया, उसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया। मुझे पता है मोल फ्रैक्शन निकालने का एक ही तरीका, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, और वही बात एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म से मतलब मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, तो गिवन आपके पास है 0.1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है 0.1 मोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन आपको दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 0.1 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन, मैंने कहा ना मतलब लिखो, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कौन है, पानी, तो 1 kg पानी में जितने मोल डिसॉल्व होंगे यूरिया के वही मोलैलिटी है। 1 kg में अगर 2 मोल है डिसॉल्व तो मोलैलिटी 2, 1 में 4 मोल डिसॉल्व है तो मोलैलिटी 4। तो मैं क्या बोलूंगा, 0.1 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg यानी 1000 ग्राम वाटर, यही इसका मतलब होगा। चलो जी ये मतलब हो गया। तो आप देखो जैसे ही आप मतलब लिखोगे आपका आधा काम हो गया। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए भैया जी एक तो यूरिया के मोल चाहिए, पानी के मोल चाहिए। आ गए, देखो जरा यूरिया के मोल कितने आए, यूरिया के मोल तो आ गए 0.1, पानी के मोल मुझे निकालने हैं तो भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कितना आ जाएगा 55.5, खत्म बात। ये लो जी 55.5 मोल तो आ गए पानी के, 0.1 मोल आ गए यूरिया का। तो अब मुझे x यूरिया निकालना है तो क्या लिखूंगा, खुद का डिवाइड बाय सबका, 55.5 प्लस 0.1, 55 कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सली 0.017 के आसपास आना चाहिए जहां तक मुझे याद है, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सवाल जो है वो एक बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो एग्जैक्टली मैं इसको सॉल्व करूंगा, 0.1 डिवाइड बाय 55.6, देखो जरा कितना है, 0.0017 आ रहा है, 0.0017, मुझे 0.017 याद था, तो 0.0017 आ रहा है ना। तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सेम ऐसा ही था, सेम एग्जैक्टली ऐसा ही था, 0.1 मोलल सॉल्यूशन दिया, मोल फ्रैक्शन पूछा। आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा मतलब और कुछ उल्टा नहीं करना। हाँ, उल्टा करने का मतलब है आपको भैया जी हो सकता है मोल फ्रैक्शन दे दे, और मोल फ्रैक्शन से आपको क्या पूछ ले, स्मॉल एम पूछ ले, तो भी काम यही करना। आ जाओ कैसे करना है, देखिएगा, आपको बोल दिया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या मोलैलिटी पूछ लिया, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच या ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, और मेंशन नहीं करें सॉल्यूशन एक्वस है तो भी हमें तो कैसा लेना होता है, एक्वस ही लेना होता है, इन विच, ठीक है, आपको ये दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2, ठीक। अब देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मोल फ्रैक्शन दे दिया कितना 0.2 है ना, और आपको क्या पूछ लिया भैया 0.2 देकर आपको स्मॉल एम पूछ लिया। मैंने क्या कहा कि जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म को, ध्यान रखो आप जब भी सवाल सॉल्व करोगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई ये सवाल दे रखा है और ये सवाल जो सर ने करवाया था तो किस तरीके से जो क्या सोचने के लिए बोला था, ये दिमाग में आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप पूरा ध्यान अपना क्लास में रखो। अभी जो है वो आप देख रहे हो क्लास, तो क्लास में ध्यान रखो। कैलकुलेट द मोलैलिटी, आप सबसे पहले चेक करो क्या गिवन है। तो गिवन आपको ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दिया है, आपको कितना दिया है जी 0.2। अभी मैंने आपको ये कहा था कि एक सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब दूसरा कौन है, पानी, है ना, दो ही चीजें हैं। अगर ये 0.2 है तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.8 आएगा। और भैया ये देखो ये वाला जो है वो अपने पास क्या है, सॉल्यूट है, ये वाला क्या है जी, ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है जब भी आपको मोल फ्रैक्शन से कुछ भी पूछे, मोल फ्रैक्शन से स्मॉल एम निकालना हो चाहे कैपिटल एम निकालना हो, कुछ भी करना है तो आपको मोल फ्रैक्शन को ही मोल की तरह मानना है। क्यों, क्योंकि मैंने मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया, कोई चीज़ एक में से कितनी है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पास सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल 1 है, और 1 में से मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का मोल कितना है,
ग्लूकोज का मोल है 0.2 और एक में से एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी के मोल कितने हैं, पानी के मोल है 0.8। समझ गए बात को, कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, आपको मोल फ्रैक्शन से स्मॉल m पूछा है ना, मोल फ्रैक्शन को ही क्या मान लो, मोल मान लो, कि टोटल मोल सॉल्यूशन में मेरे पास कितने, एक, और टोटल मोल एक है, एक में से मेरे पास ग्लूकोज के मोल है 0.2, पानी के मोल है कितने, 0.8। अब मुझे क्या करना है, देखो जो दे रखा उसका मतलब लिख दिया, जो पूछ रखा उसका फॉर्मूला लिखो। स्मॉल m निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, और अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या लगा देना जी, 1000 लगा देना। ये तो करते आए हैं, कर दो बस, खत्म। तो स्मॉल m, मुझे बताओ सॉल्यूट के मोल तो कितने आ गए, सॉल्यूट के मोल आ गए 0.2, ये तो है सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मास, भैया पानी का मास, पानी के एक मोल का मास होता है 18 ग्राम, तो पानी के 0.8 मोल का मास कितना होगा, 0.8 इंटू 18 ग्राम में है, तो ऊपर कितना लगा दूंगा, 1000 लगा दूंगा। ये लो जी मेरा आंसर आ गया, ये 4, यानी कि आंसर इज 55.5 डिवाइड बाय 4, ये आंसर आ गया। ये करना था कि भाई आपको जब भी मोल फ्रैक्शन से स्मॉल m निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को ही क्या मान लेना, मोल फ्रैक्शन को ही आपको मोल मानना है और उसी से हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। फिर आप देखो जरा कि इसी के जैसा एक सवाल और लिखता हूं, लेकिन तुम गलत करोगे मुझे पता है, अगर हिम्मत है तो सही करके बता देना। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन in which mole fraction of ethanol is 0.6। अब ये सेम टू सेम वैसा ही है, 0.2 की जगह कितना है, 0.6 है। वीडियो पॉज करो और आंसर निकाल के बताओ कि कितना आएगा, फिर मैं बताता हूं आपने क्या मिस्टेक करी होगी। देखो जरा आ जाओ भाई। भैया सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसमें एक्वस सॉल्यूशन है, तो एथेनॉल और क्या है, पानी है, ठीक। तो इसमें से एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.6, तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.4, ठीक। अभी देखो ध्यान से, जो मिस्टेक आपने करी होगी या कर सकते हो वो ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने में। जनरली पानी सॉल्वेंट होता है, लेकिन भैया जी यहाँ पर जो है ना ये पानी सॉल्यूट है, कारण भाई कम है ना, एथेनॉल ज्यादा है तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। पानी यहाँ सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये मिस्टेक कर दोगे अगर तो गलत हो जाएगा। पहले जो है वो देखो जरा, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.2 था, कम था तो सॉल्यूट लिया, ये 0.8 था, ज़्यादा था तो इसको सॉल्वेंट लिया। यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर है। अब देखो बस, अगर इतना पहचान लिया तो काम हो ही गया, है ना। तो अब जो है मोल फ्रैक्शन देर का स्मॉल m पूछा, तो मोल फ्रैक्शन को ही हमें क्या मानना है, मोल मानना है। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास एथेनॉल के मोल 0.6 है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी के मोल कितने हैं, 0.4 है। तो स्मॉल m निकालने का तरीका है वही, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा। वैल्यूज रखो, तो वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो स्मॉल m इक्वल टू सॉल्यूट के मोल 0.4, सॉल्वेंट के लिए 0.6 इंटू मास कितना, 18, एक मोल, सॉरी। अब देखो सॉल्वेंट का जो है मोलर मास चेक करो, एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, C2H5OH का मोलर मास रखना पड़ेगा ना, 24 और 30 और 16 कितने, 46, तो 46 आएगा। ऊपर क्या लगाऊंगा जी, 1000 लगाऊंगा, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 2000 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा, 46, ये आएगा इस बार आंसर। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मोल फ्रैक्शन से आपको अगर स्मॉल m पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, तो क्या ध्यान में रखोगे, केवल इतना ध्यान में रखोगे कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आई होप मेरी बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया हमारे पास एक तरीके से मोलैलिटी हमने पढ़ ली, मोल फ्रैक्शन भी हमने पढ़ ली। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, चलो आज इसको कंसंट्रेशन टर्म को हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से जो है फिर हम सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो देखो जरा, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट, इसके बाद में जो भी है 4 या 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर कंसंट्रेशन टर्म है भैया अपने पास परसेंटेज।
परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया भैया आपको परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है कि कोई चीज़ एक में से कितनी होती है, कोई चीज़ एक में से, सॉरी, परसेंटेज का मतलब कोई चीज़ 100 में से कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। कि कोई चीज़ 100 में से कितनी है वो परसेंटेज है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ लिखना नहीं है। परसेंटेज आपको पता है 3 तरीके का हो सकता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं W/W परसेंटेज, इसको बाई मास परसेंटेज भी बोलते हैं, बाई मास, ठीक। एक होता है जिसको हम बोलते हैं W/V परसेंटेज, इसको हम मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। एक होता है जिसको हम बोलते हैं जी V/V परसेंटेज, इसको बाय वॉल्यूम बोलते हैं, बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एक चीज आप देखना कि यार हमारे पास अब तक ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सर ऊपर सोल्यूट का मास ले के सॉल्वेंट का ले या सोल्यूट का वॉल्यूम। तो एक चीज मैं बताऊं, हमारे पास जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने अब तक पढ़ी है ना, सब में ऊपर वाली जो चीज थी वो सोल्यूट की थी, नीचे वाली चीज किसकी थी, सॉल्यूशन की थी, केवल एक मोलरिटी को छोड़कर। कि जैसे सबसे पहले हमने कैपिटल M पढ़ा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सोल्यूट के लिए, सॉल्यूशन के लिए। नॉर्मलिटी हमने पढ़ी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नीचे आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सोल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। फिर हमने जो है वो मोल फ्रैक्शन पढ़ी, खुद के मोल सोल्यूट के खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन के, ये सोल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। केवल स्मॉल m जो था ना, उसमें ऊपर वाली चीज सोल्यूट की थी, नीचे वाली चीज सॉल्वेंट की। नीचे सॉल्वेंट का मास आता है ना, खाली इतना ही चेंज था। तो भैया जी यहां पर भी आप देखो कि ऊपर वाली चीज सॉल्यूट की होगी, नीचे वाली चीज सॉल्यूशन की होगी। ऊपर W का मतलब मास और V का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो आप देखो इसका मतलब क्या लिखूंगा, फॉर्मूला ध्यान में रखना। ऊपर आएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये लो जी, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। और पर 100 यानी 100 में से कितना है तो इनटू क्या कर दो 100। यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। भैया ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इस बार मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा भैया जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और इनटू क्या कर दूंगा 100। अब ये ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर मास ग्राम में ले रहे हो तो वॉल्यूम शुड बी इन ml। ध्यान में रखना भैया, वापस से बता रहा हूं, गड़बड़ कर दोगे। ये ग्राम में है तो ये ml में, ये kg में है तो ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। फिर बाई वॉल्यूम, भैया इसका मतलब है ऊपर आएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट, है ना। नीचे आएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऊपर वाला ml में है तो नीचे भी ml में होना चाहिए, ऊपर अगर लीटर में है तो नीचे भी लीटर में ही होना चाहिए। ये हमारे पास सिंपल सा सीधा सा काम है भैया। परसेंटेज के कुछ फॉर्मूले हैं और इतना ज़्यादा कुछ आपको सोचने वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो कि क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है। आपको ये बोल दिया भैया जी 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन, ठीक है। ये आपको दे दिया भैया 380 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल से क्वेश्चन लेंगे, है ना। सिंपल से क्वेश्चन लेके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन वाले भी सवाल इसमें हम देखेंगे कि आपको जो वो सॉल्यूशन का क्या पूछ लिया, मास परसेंटेज पूछ लिया। बहुत सिंपल सा काम है। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो मास परसेंटेज निकालते कैसे निकालते, ऊपर तो क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट आता है। ऊपर तो आया जी मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो नीचे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू क्या कर दो, इनटू 100 कर दो। तो आप देखो सोल्यूट का मास तो कितना है 20 ग्राम, और नीचे सॉल्यूशन का मास कितना आएगा भैया, 20 ग्राम तो सोल्यूट था, 380 ग्राम सॉल्वेंट था, तो टोटल जो कितना आ जाएगा हमारे पास 400। और इनटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, ये कैंसिल हुआ। भैया कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। ये सॉल्यूशन 5% W/W है, खत्म बात। ऐसा ही काम करना है ना। जैसे भैया आपको ये दे दिया ठीक है, इफ ए सॉल्यूशन इज 15% W/V, ठीक है, या 15% बाय मास, या ठीक करते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 15% W/V, then calculate
कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन या मास ऑफ यूरिया इन 300 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको ये दे दिया कि भाई 300 ml सॉल्यूशन में आपको यूरिया का मास पूछा है। बहुत सिंपल सा सीधा सा काम है भैया। देखो कि आपको W/V परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। ऊपर तो आता है भैया मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको पूछा है, नीचे क्या आता है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और ऊपर अगर ग्राम में है तो नीचे किस में, ml में। इस चीज का ध्यान में रखना बस। तो ये आपको दे रखा 15%, आपको ये पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट कि कितना है। ठीक है, और नीचे जो वॉल्यूम कितना दे रखा है 300 ml इंटू 100, ये कैंसिल, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, 45 ग्राम आ जाएगा। ये लो जी, खत्म बात। 300 ml में कितना ग्राम डिजोल है, 45 ग्राम डिजोल है। ऐसा ही काम करना है। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना परसेंटेज से, वो वही कन्वर्जन वाले कि भाई कैपिटल एम से आपको स्मॉल एम पूछ लेगा, या कैपिटल एम से परसेंटेज पूछ लेगा। परसेंटेज में जैसे कैपिटल एम से W/V पूछ लिया आपको, या W/V देकर आपको कैपिटल एम पूछ लिया, या W/W से स्मॉल एम पूछ लिया। इस तरीके के सवाल, कन्वर्जन वाले सवाल। तो वापस से तरीका तो वही है। क्या है तरीका कि भैया जो दे रखा है उसका मतलब लिखोगे, जो पूछ रखा है उसका फॉर्मूला लिखोगे। तो यहाँ पर जैसे एक सवाल है मेरे पास, ठीक है, आपको ये दे दिया भैया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.4 या आपको दे दिया भैया 40 या 4% ले लेते हैं, 4% इक्वस W/V NaOH सॉल्यूशन। पहले W/V लेते हैं, है ना। और यहाँ ये कंसेप्ट भी है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भाई आपके पास क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4% इक्वस W/V, है ना, NaOH सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें देखो जरा कि क्या करना है आपको। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या है वो देखो। तो गिवन है 4% W/V इक्वस NaOH, ये आपको गिवन है। मैंने क्या कहा कि जो दे रखा उसका फॉर्मूला लिखो। तो 4% W/V का मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है। अगर मान लो ये W/W होता तो मैं क्या बोलता कि 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां ग्राम आता, ml नहीं आता। अगर ये V/V होता तो मैं क्या बोलता, 4 ml ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब लिखना चाहिए, आना चाहिए। एक बार अगर आपने मीनिंग लिख दिया तो यह आपका आधा काम यहीं पर हो गया। आप देखो जरा कि मुझे तो कैपिटल M निकालना है। कैपिटल M निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम अगर ml में होगा तो ऊपर मैं क्या लगा दूंगा जी, 1000 लगा दूंगा। ऐसा ही करूंगा। तो अब आप देखो मोलरिटी आपको कितनी दे रखी है, ये मुझे निकालनी है। भैया कितना ग्राम दे रखा है, सोल्यूट का मास 4 ग्राम दे रखा है। ऊपर क्या है 1000, मोलर मास कितना 40, कितना ml सॉल्यूशन दे रखा है भैया 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है। ये सारी चीजें जो हो क्या हो गई भैया, कैंसिल हो गई। कितना आया, 1 मोलर आया। खत्म बात, 1 मोलर सॉल्यूशन है ये। ऐसे ही करना है, जो दे रखा है उसका मतलब लिखा, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखा। अब एक चीज जो कि आपको बहुत दिल से याद रखनी है, और इस चैप्टर में जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पढ़ेंगे ना लास्ट में, तो ये कंसेप्ट काम में भी आएगा डायरेक्टली कि W/V से डायरेक्टली कैपिटल M निकालने का तरीका क्या होता है। आप देखो कैपिटल M हमने कैसे निकाला, ऊपर तो आता मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम अगर ml में होता है, वॉल्यूम अगर ml में होता है तो ऊपर हम कितना लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही तो करते हैं। अब मुझे बताओ कि भाई जब परसेंटेज की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। आप ध्यान से देखना, ये वाली चीज क्या है, ये ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है। मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, भैया ये W/V तो होता है, और वॉल्यूम हमेशा कितना 100 रहेगा। तो 100 यहां रखूंगा तो 100 से 100 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 10। तो डायरेक्ट रिलेशन ये होता है मोलरिटी इज इक्वल टू
x बाई वी इंटू 10 बाय मोलिकुलर वेट। ये लो जी, मेरे पास मोलरिटी और x बाई वी का एक डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ये ध्यान में रखो और पूरे आपको दिल से इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसको हम काम में लेंगे आगे। हो सकता है डायरेक्टली काम में आ जाए, हो सकता है आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसको अगर ध्यान में रखोगे तो, कि भाई मोलरिटी जो है वो x बाई वी, x बाई वी क्या है अपने पास, w बाई वी ही है ना। x बाई वी का मतलब दिस इज w बाय वी, दिस इज w बाय वी, है ना। तो ये मेरे पास है भैया जी w बाय वी। तो जो भी w बाई वी, जैसे इसमें जो है 4% 4 रख दो, 4 इंटू 10 कितना 40 हो गया, डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो गया 40 हो गया, तो 1 मोलर आ गया। तो मोलरिटी और w बाई वी का ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई बात अपने पास w बाई वी और किसकी, मोलरिटी की। और देखो जरा इसी पर अगर जो है ना एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, ठीक है, आपको ये दे दिया 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय मास, ठीक है। अब आपको जो है ये पूछ लिया कि भैया मेरे पास 10% एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का बाय मास है, और आपको उसके लिए क्या पूछ लिया भैया, स्मॉल m की वैल्यू पूछ ली, मोलैलिटी पूछ ली। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम, तरीका वही कि जो दे रखा है, आप देखो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है भैया 10% w बाई डब्ल्यू एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। जो गिवन है उसका मतलब लिखो, सबसे पहला काम आपका यही है, जो दे रखा उसका मतलब, जैसे ही आप दे रखा उसका मतलब लिखोगे आपका आधा काम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम यूरिया is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉरी 100 ग्राम सॉल्वेंट, यही तो होती है, नहीं अच्छा W बाई डब्ल्यू दे रखा है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है भैया कि 10 ग्राम जो है ना यूरिया या सॉल्यूट वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है, ये इसका मतलब है। तो अब आप समझो कि भाई मुझे तो स्मॉल m निकालना है, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखो। तो कैसे निकालते, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, नीचे W ग्राम में हो, सॉल्वेंट का मास तो ऊपर क्या लगा दो 1000 लगा दो। तो स्मॉल m निकालने का तरीका, गिवन मास, मोलर मास कितना हो गया भैया 60 हो गया, और सॉल्वेंट का मास W ग्राम जो है वो अपने पास सॉल्वेंट का मास, आप देखो सॉल्यूशन का मास कितना है 100, सॉल्यूट का मास कितना है इसमें से 10, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 ऊपर क्या लगाऊंगा 1000 लगाऊंगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 100 बाय नीचे आ जाएगा कितना 54, ये हमारे पास जो स्मॉल m की वैल्यू है। अब देखो कि वही बात वापस से निकल के आती है कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, जो दे रखा उसका मतलब लिखो, जो पूछ रखा उसका फॉर्मूला लिखो। बहुत सिंपल सा सीधा सा फंडा है, यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है भैया जी परसेंटेज का खेल सारा का सारा। परसेंटेज के बाद में जो अगला अपने पास है नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, लास्ट बोल दो, जो है भैया ppm, है ना, या ppb। देखो जी ppm बात कर लेते हैं, ppm इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब ppm क्या होता है भैया, जैसे मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा अभी, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक में से कितनी है। जैसे परसेंटेज देखा हमने, परसेंटेज का मतलब कोई चीज 100 में से कितनी है, वैसे ही ppm का मतलब क्या होता है, ppm का मतलब कोई चीज 1 मिलियन में से कितनी है, 1 मिलियन का मतलब 10 की घात 6 में से कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं ppm बोलते हैं, है ना। और ये हम तब काम में लेते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, कि ppm ppb कंसंट्रेशन टर्म आपको कब काम में लेनी होती है, तब काम में लेनी होती है जब सॉल्यूट का अमाउंट पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं ये कह दूं मेरे पास 1000 लीटर पानी है और 1000 लीटर पानी में मैंने 10 ग्राम नमक घोल रखा है, तो कहाँ 1000 लीटर सॉल्यूशन, कहाँ 10 ग्राम। तो इस तरह की कंडीशन जब आती है तो जनरली हम ppm, या इसके बाद में एक और आता है ppb पार्ट्स पर बिलियन, एक और आता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो जितना कम अमाउंट होगा सॉल्यूट का उसके लिए उतनी बड़ी कंसंट्रेशन टर्म हम उसको एक्सप्रेस करने के काम में लेते हैं। तो अब आप देखो जरा कि ppm भी 3 तरीके का होता है, जैसे हमने पढ़ा ना परसेंटेज 3 तरीके का, वैसे ppm भी 3 तरीके का। एक तो होगा w बाई वी ppm, है ना, एक होगा भैया जिसको w बाई डब्ल्यू ppm बोलते हैं, एक होगा जिसको v बाई वी ppm बोलते हैं, ठीक।
तो W बाई वी का मतलब क्या होता है? W बाई वी का मतलब ऊपर तो आता है हमारे पास क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। नीचे आता है भैया जी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने कहा ना कि कोई चीज 10 की घात 6 यानी 10 लाख में से कितनी है, वो ही क्या होता है, पीपीएम। तो जैसे परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वैसे कितने से कर दोगे, 10 टू द पावर 6 से कर दोगे। यहां पर क्या लिखूंगा, ऊपर आएगा भैया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नीचे हमारे पास आएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ इनटू क्या कर दूंगा, 10 टू द पावर कितना, 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम, यूनिट का ध्यान में रखना भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक। नीचे आएगा भैया हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और इनटू कर दूंगा क्या, 10 टू द पावर 6। ये सिंपल सा सीधा सा काम है ना। ये अगर ग्राम में हो तो ये एमएल में होना चाहिए, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में, ये एमएल में तो ये भी एमएल में होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, पीपीएम। कब काम में लेते हैं, जनरली तब काम में लेते हैं, वैसे तो काम में ले सकते हो, लेकिन जनरली हम ये सारी कंसंट्रेशन टर्म तब काम में लेते हैं जब पूरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये है। अब इधर देखो जरा, इस पर एक सवाल हम करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, जैसे आपको बोल दिया कि इफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज dissolved in 1000 लीटर सॉल्यूशन, ठीक। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन W/V% एंड W/V ppm। देखो ppm भी वैसे तीनों तरीके का होता है, अभी हमने देखा ना, W/V, V/V, W/W तीनों तरीके का। इनमें से सबसे कॉमन है W/V, ये सबसे कॉमन है। तो अगर मेंशन नहीं करे तो क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन में डेटा अगर मास और वॉल्यूम दे रखा तो W/V निकालना, वॉल्यूम और वॉल्यूम दे रखा तो V/V निकालना है। क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग आपको पता चल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज भी निकालना और पीपीएम भी निकालना है। देखो जरा कि भैया सबसे पहले W/V परसेंटेज निकालता हूं। तो मैंने क्या बताया, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन ध्यान में रखना सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ये अगर ऊपर आप ग्राम में ले रहे हो तो नीचे ml लिखो, तो ml करूंगा, ये आएगा, है ना। कैंसिल करो, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, है ना। 4 कैंसिल हो गए ना टोटल, तो 4 कैंसिल कर दिया, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01%। और वही W/V ppm अगर मैं करूँगा तो ppm में हम 100 डिवाइड बाय नीचे 1000, ये लीटर आया, और ये ml हो गया, इनटू क्या करूँगा 10 टू द पावर 6, ये कैंसिल हुआ, तो कितना आएगा 100 ppm। ये लो जी, खत्म बात, हो गया काम, है ना। तो 100 ppm कंसंट्रेशन है पीपीएम में और 0.01% में हो गया, है ना। यहाँ से कई बार उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे एक और सवाल लेते हैं। आपको ये बोल दिया कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 20 ppm बाय W/V, आपको ये बोल दिया, है ना। और आपको बोल दिया कि कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। आपको परसेंटेज में कंसंट्रेशन पूछ ली कि भाई ये क्या है, W/V है, और परसेंटेज में आपको कंसंट्रेशन पूछ ली, तो क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा काम। क्या गिवन है, तो गिवन ये है 20 W/V ppm, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, जो दे रखा उसका मतलब पहले लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस बार पीपीएम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज 10 की घात 6 में से कितनी है, 10 टू द पावर 6 में से कितनी है। तो क्या लिखूंगा, इसका मतलब 20 ग्राम क्या दे रखा है, ग्लूकोज is dissolved in 10 to the power 6 ml solution। ऐसा ही होगा, तभी तो 20 ppm आएगा। तो अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दूं जी, 100 कर दूं, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, 2/10 टू द पावर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 0.002%। ये लो जी, परसेंटेज में आ गया, है ना। इस तरीके के सवाल यहाँ से पूछता है। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म। एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भैया आपको ये कई बार जो है ना डायरेक्टली पूछ सकता है,
आपके माइनर टेस्ट वगैरह हो तो वहाँ पर भी ये इस तरीके का जो है वो कंसेप्ट पूछा जाता है कि कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इस तरीके का सवाल आ जाता है। तो भैया आपको ये ध्यान में रखना है, कंसंट्रेशन टर्म्स in which volume is involved, ठीक है, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, वो सारी की सारी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जिसमें भी वॉल्यूम आ गया ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए टेम्परेचर पर कौन कौन सी डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है, जैसे मोलरिटी, मोल पर लीटर होता है, मोलरिटी में मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम आ गया तो ये डिपेंड करेगी। नॉर्मलिटी है ना, ये भी डिपेंड करेगी। इसके अलावा भैया W/V वॉल्यूम आ गया, V/V ये भी वॉल्यूम आ गया। एक फॉर्मेलिटी और होती है, हालांकि हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारी की सारी ऐसी है जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें भी वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जैसे स्मॉल m हो गया, मोलरिटी हो गई है ना, जैसे स्मॉल m के बाद में हमारे पास जो है वो W/W हो गया, बाई मास ये हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी है जो एक तरीके से हम बोलेंगे डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पर। तो ये है भैया कंसंट्रेशन टर्म। एनसीईआरटी का एक पोर्शन पूरा है, मैं चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी देखो आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ, आपको कौन सी चीज़ें कहाँ तक अब तक हमने पढ़ लिया है ना, क्योंकि पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी बेस ही पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पहला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिनको पढ़ते नहीं है, और डायरेक्टली वहीं से सवाल आ जाता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हो यहाँ से उठा लेता है, जैसे भैया ये 1.5 ppm कॉज द टूथ डीके टू बिकम मोटल्ड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज पॉइजनस, ये वाला जो है वो एक बार जेईई मेंस में इस तरीके का स्टेटमेंट आया है ना। तो ये पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, होमोजेनस, बाइनरी सॉल्यूशन वगैरह, हम यहाँ से कंसिडर करेंगे ये एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे इसमें W/W दे रखा है, यहाँ W/V दे रखा है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद में भैया W/V हो गया, ppm हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म बता दी है। भैया एग्जाम्पल आपको सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लेना। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया जी, है ना। इसके बाद में जो एग्जाम्पल ये 1.2 ये भी आपको करना है। फिर इसके बाद में भैया जी ये जितने भी है ये हमने पढ़ लिए, ये बीच बीच में आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है वो एग्जाम्पल आपको करना है, ये सारे इंटेक्ट क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। तो यहाँ तक यानी कि सेक्शन 1.2 या 1.3 से पहले का ये सारा हम पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भैया सॉल्युबिलिटी, और जितने भी जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड है ना, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से ही हम हेनरी लॉ और धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी जो है वो ये लेक्चर बीच में अपन ने डिसकंटिन्यू कर दिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो क्या बताएं अब इसको लेकर कि भाई क्यों किए डिसकंटिन्यू, लेकिन वही है कि भाई और भी बहुत सारे जैसे कोचिंग की तरफ से कई बार हो जाता है कुछ इश्यूज़ वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगा इसको चैप्टर को बहुत जल्दी जो है मैं अपलोड कर दूँ सारे लेक्चर्स, ठीक है ना। तो ये है, बाकी आप यूं ही देखते रहिए, यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।